वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ग्रुप थ्योरी। फैक्टर ग्रुप का ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। फैक्टर ग्रुप Q बाई Z इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ओके। उसका ऑर्डर कितना होगा, उसमें एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे, एलिमेंट्स होंगे तो वो उनका ऑर्डर कितना होगा, ओके। कैसे एलिमेंट होंगे जिनका ऑर्डर सेम होगा, ठीक है। उसके कितने सब ग्रुप्स होंगे, इतने ऑर्डर के कितने सब ग्रुप्स होंगे, वो कैसे होंगे, क्या जो फैक्टर ग्रुप बनाएंगे हम वो साइक्लिक होगा, नॉन साइक्लिक होगा, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं Q बाय Z के बारे में, ओके। तो एक क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली जब पूछा जाता है जब हमारे पास इससे मिलती जुलती प्रॉपर्टीज किसी क्वेश्चन में दे तो हम किसकी बात करेंगे फिर, Q बाय Z की, ठीक है। तो जो फैक्टर ग्रुप जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है तुम्हारे पास फैक्टर ग्रुप Q बाय Z, ठीक है। Q क्या है, इसमें सेट ऑफ रैशनल्स नंबर, ऑल रैशनल नंबर, और जो Z है वो सेट ऑफ इंटीजर्स। इससे पहले भी हमने क्या जो फैक्टर ग्रुप बनाया है वो इनफाइनाइट बना है क्या हमने इससे पहले किसी लेक्चर में या किसी टॉपिक में ये डिस्कस किया है कि जो फैक्टर ग्रुप है वो इनफाइनाइट बने। Z क्रॉस इनफाइनाइट था उसके अंदर भी, ठीक है। लेकिन जब हम Z के कोरस्पॉन्डिंग पढ़ रहे थे और Z के सब ग्रुप्स है वो भी इनफाइनाइट है, Z खुद भी इनफाइनाइट है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो ग्रुप फैक्टर ग्रुप बनना था ना वो इनफाइनाइट नहीं बनना था, वो क्या बनना था, फाइनाइट बनना था, ZN के आइसोमॉर्फिक, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देखो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि क्या ये एग्जिस्ट भी करता है नहीं करता, है ना। क्योंकि सबसे पहले हमने Q क्यों देखा, Q हमारे पास क्या है, Q है हमारे पास सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, और ये जो है हमारे पास अंडर एडिशन क्या होता है, एक ग्रुप होता है, ओके। और फिर हमने क्या देखा है कि यहाँ पे Z है, ये तुम्हारे पास किसका सब ग्रुप है, सब ग्रुप ऑफ Q है ना। Q अगर एक ग्रुप है तो Z उसका क्या है, एक सब ग्रुप। एंड वी नो दैट जो Q है हमारे पास वो नंबर सिस्टम है, तो Q क्या हो जाएगा, एबिलियन, है ना। Q एबिलियन हो जाएगा, Z है उसका सब ग्रुप है, और हमने पढ़ा था कि एबिलियन के जितने सारे सब ग्रुप्स हैं वो क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं, बिकॉज एबिलियन है तो उसका सेंटर उसी के इक्वल आ जाता है। फिर एक्स एच एक्स इनवर्स वाली प्रॉपर्टी किसके इक्वल हो जाती है, एच के इक्वल हो जाती है, तो उसी का एलिमेंट हो जाएगा, है ना। अब देखो इस नॉर्मल सब ग्रुप्स की इस कंडीशन को भी हम यहाँ पे यूज करेंगे। अच्छा हमने ये पढ़ा था कि अगर ये फैक्टर ग्रुप बनता है, फैक्टर ग्रुप बनेगा, मतलब मैंने ये बोल दिया कि ये हमारे पास एक फैक्टर ग्रुप है G बाई H, है ना। इसके एलिमेंट ए एस टाइप के होंगे सच दैट ए बिलोंग्स टू G, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ए एच से बिलोंग करे, है ना। ऐसा भी हो सकता है कुछ ए एच से बिलोंग करे और कुछ ए से एच से बाहर हो, है ना। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर इसके एलिमेंट्स हैं वो ए एच टाइप के हैं, ओके। तो अगर मैं ए एच कर लूँ और जो ए है तुम्हारे पास वो किसका एलिमेंट ले लूँ, मैं खुद एच का एलिमेंट ले लूँ, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, दोबारा एच के इक्वल हो जाएगा। तो अगर ए है वो एच का एलिमेंट है तो ए एच को मैं ई एच लिख सकता हूँ क्या, श्योर। क्या तुमने पहले पढ़ा है ये, इसका हम जो आज के लेक्चर में बार बार यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। इसको हम बार बार यूज करेंगे कि अगर कोई एलिमेंट ऑलरेडी एच का है तो एक की कंपोजिशन एच के साथ करेंगे तो एच के ही एलिमेंट आएंगे, एच से बाहर वाले एलिमेंट आ नहीं सकते, ठीक है। इसके लिए हमने कितने सारे एग्जाम्पल कर लिए, बहुत सारे एग्जाम्पल कर चुके, ठीक है, और रिजल्ट भी कर चुके इसके लिए, ओके। तो ये कंडीशन हम यहाँ पे यूज करने वाले कि एच का कोई एलिमेंट है, फिर एच के सभी एलिमेंट्स की कंपोजिशन ए से करेंगे तो वो दोबारा एच के एलिमेंट आ जाएंगे। लेकिन कई बच्चे यहाँ पे ए एच है, ए एच का एलिमेंट है, इसको एच लिख देते हैं, जो गलत हो जाएगा क्योंकि एच है वो इसका एलिमेंट नहीं है, इसके एलिमेंट तो ए एच टाइप के होंगे। और अगर ऐसा है कि दोबारा एलिमेंट एच के ही आ रहे हैं तो उसको एच नहीं लिखेंगे, उसको क्या लिखेंगे, ई एच लिखेंगे। ये भी मैंने बहुत बार बताया हुआ है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि क्या पॉसिबल है कंस्ट्रक्शन। अब देखो ये एबिलियन है, ये उसका सब ग्रुप है, एबिलियन का सब ग्रुप है एबिलियन, और एबिलियन सब ग्रुप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप। प्रीवियस लेक्चर में हमने किया हुआ है कि जो एक्स एच एक्स इनवर्स वाली प्रॉपर्टी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, एच, और एच है वो तो जो हमारे पास सब ग्रुप जेड है उससे बिलोंग करता ही है, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे एच नहीं चलेगा, यहाँ पे क्या चलेगा, जेड चलेगा, और जी की जगह क्या चलेगा, क्यू चलेगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से क्या ये आ गया, Z इज ए नॉर्मल सब ग्रुप, Z इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ क्या,
क्यू एंड हैंस क्यू बाय जेड एग्जिस्ट। जो ये फैक्टर ग्रुप है क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि फैक्टर ग्रुप तभी एग्जिस्ट करता है जब जो सब ग्रुप्स है वो क्या हो, नॉर्मल्स हो, या सब ग्रुप है वो नॉर्मल लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, क्लियर है। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखो कैसे करेंगे। अब ये एग्जिस्ट करता है, तो एग्जिस्ट करता है तो इसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे, क्यू जेड। अभी मैंने बताया था कि एस टाइप के होंगे, और जिसकी हमें कंपोजिशन पता हो उसकी कंपोजिशन हम लिख के बताते हैं कि ये कंपोजिशन होगी, है ना। तो यहाँ पे देखो क्यू है, उसकी कंपोजिशन क्या होती है, एडिशन होती है। तो क्या मैं इसके एलिमेंट को ऐसे लिख सकता हूँ, जीरो प्लस एच या जेड, जेड लिखेंगे ना अभी यहाँ पे, तो जीरो प्लस जेड लिख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट सारे रैशनल्स लिखेंगे, सारे रैशनल लिखेंगे, ओके। तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम, देखो एक तो तरीका है ऐसे लिखने का, हम इसको ऐसे लिख दें कि b प्लस जेड इस टाइप के एलिमेंट होंगे, सच दैट जो b है तुम्हारे पास वो क्या हो, q माइनस जेड। अब एक बात बताओ, अगर ये b है दोबारा z का ही एलिमेंट हो गया, तो अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था वो किसके इक्वल हो जाएगा, EH के इक्वल, और EH यहाँ पे क्या है, जीरो प्लस जेड, आइडेंटिटी जीरो है, H क्या है, जेड है, कॉम्पोजिशन एडिशन है, तो EH नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, जीरो प्लस जेड लिखेंगे। अब कोई बच्चा यहाँ पे पूछ सकता है सर आपने ये सब्ट्रैक्ट क्यों कर दिए इंटीजर्स, तब उन इंटीजर्स के लिए एक ही एलिमेंट आएगा और वो क्या है, जीरो प्लस जेड। कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे 5 प्लस जेड भी तो आएगा, वो कहाँ लिखा आपने, वो तो लिखा ही नहीं मैंने तो सिर्फ रैशनल्स की, यहाँ पे रैशनल्स है उसको उसमें ऐड करके लिख दिया जेड। अब चलो सर 5 प्लस जेड भी लिखो इसके अंदर, 4 प्लस जेड भी लिखो, 6 प्लस जेड भी लिखो, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 5 है वो ऑलरेडी किससे बिलोंग करता है, जेड से बिलोंग करता है। तो जेड के हर एक एलिमेंट के साथ अगर 5 से कंपोजिशन करोगे तो उल्टा जेड ही आ जाएगा। तो यहाँ से जो 5 प्लस जेड है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, 0 प्लस जेड की तरह बिहेव करेगा। तो उसको हम ऑलरेडी लिख चुके, इसलिए मैंने उसको अलग से लिखा हुआ है, ओके। कैसे लिख सकते हैं क्या हम, b क्या एक रैशनल नंबर है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 0 प्लस जेड प्लस m बाई एन प्लस जेड सच दैट जीसीडी ऑफ m एन है वो तुम्हारे पास क्या है, 1 है, और जो n है तुम्हारे पास वो ग्रेटर देन 1 है, या फिर ये बोल सकते हो 2 3 4 5 है, ठीक है। n इज इक्वल टू 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। क्या ये भी q बाय z है, श्योर। फैक्टर ग्रुप बना दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा, इस फैक्टर ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, काउंटेबल। जब ऐसी बात आ जाए, ठीक है, जैसे रियल में भी पढ़ा था हमने, इनफाइनाइट अगर हमें करना हो तो हम काउंटेबल नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते, भूल गए। काउंटेबल है और इनफाइनाइट भी है, उसका क्या नाम था, काउंटेबल भी, काउंटेबली इनफाइनाइट, और उसी का नाम था डिनोमिनेबल, है ना, उसको ही बोलते हैं, लेकिन वो हमारा नहीं है टॉपिक। काउंटेबल तो है इसमें, ठीक है, बिकॉज ये रैशनल्स है, सारे सारे क्या आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे, लेकिन हम मॉडल दोबारा पढ़ रहे हैं, इसमें काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी का मतलब डिस्कस करना कोई जरूरी नहीं, हम एक ही वर्ड यूज करेंगे, क्या, इनफाइनाइट, ठीक है, क्लियर है। तो क्या तुम्हें पता लग गया इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, क्यों, एलिमेंट यहाँ पे चेंज करते चलो। कोई बच्चा बोलेगा सर सेम एलिमेंट के लिए आप ये कर लीजिए, मान लो मैं इसका एक कोई सब ग्रुप उठा लेता हूँ, मान लो मैंने इसका ही कोई सबसेट उठा लिया, हमने तो इसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट शो करने हैं, तो मैंने ये उठा लिया 0 प्लस जेड और 1 बाई एन प्लस जेड एंड एन है वो तुम्हारे पास क्या 2 3 4 एंड अप टू सो। इस टाइप के कितने नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट होंगे ना, इरेशनल बनता चला जाएगा। 1 बाई, ठीक है, 2 नहीं लिया मैंने क्योंकि 1 बाई 1 लूंगा मैं, तो 1 प्लस जेड बन जाएगा, और 1 प्लस जेड ऑलरेडी लिखा हुआ गया इसमें, ये रहा 0 प्लस जेड, 1 प्लस जेड और 0 प्लस जेड सेम ही बात है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ से इनको किससे शुरुआत करी है, 2 से, 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। क्या ये इनफाइनाइट सेट है, क्या इसके अंदर इससे ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, बिल्कुल, इसमें न्यूमरेटर एक से बड़ा भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन मैंने तो इसका एक सबसेट ही क्या दिखा दिया, इनफाइनाइट सबसेट दिखा दिया। इसका मतलब जो क्यू बाई जेड है वो क्या है, इनफाइनाइट सेट है। और जब इनफाइनाइट सेट हो जाता है, इसको ये ग्रुप बन रहा है क्योंकि अभी हमने करवाया कि ये ग्रुप बनेगा, एग्जिस्ट करेगा, है ना, इसको ग्रुप प्रूव करने की जरूरत नहीं है ना, क्यू ऑलरेडी क्या है, एक जेड उसका नॉर्मल सब ग्रुप, तो क्यू बाई जेड ऑलवेज क्या बनेगा, फैक्टर ग्रुप, ठीक है।
तो इसलिए हमने यहाँ पे देखा कि ऑर्डर ऑफ क्यू बाई जेड है वो तुम्हारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, इन्फिनिटी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, किसके इक्वल आ जाएगा, इन्फिनिटी के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, जिसका ऑर्डर इन्फिनिटी हो, जिस ग्रुप का ऑर्डर इन्फिनिटी हो सकता है वो साइक्लिक भी हो, है ना। और जब साइक्लिक होगा तो वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, जेड एन के नहीं होगा। क्यों, फाइनाइट नहीं है, ये क्या है, इनफाइनाइट। फाइनाइट होता तो किसके आइसोमॉर्फिक होता, जेड एन के, और अगर इनफाइनाइट है तो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, जेड के, क्योंकि अप टू आइसोमॉर्फिज्म एक साइक्लिक ग्रुप एक ही एग्जिस्ट करता है, वो क्या होता है, जेड। अब तुमसे ये पूछने लग जाए कि जो, अच्छा देखो तुमने इसका ऑर्डर कितना दिखा दिया, इन्फिनिटी। तुमसे एक क्वेश्चन कर ले वो कि अच्छा इन्फिनिटी आ रहा है आपके ग्रुप का ऑर्डर, आप बोलोगे हाँ इन्फिनिटी आ रहा है। आपसे वो ये पूछ ले कि क्या फिर ये साइक्लिक है क्या, तुमसे क्या पूछ ले, ये साइक्लिक। लास्ट भी क्वेश्चन मैंने लेक्चर में यही करवाया था ना, जेड क्रॉस जेड अपॉन समथिंग, वो साइक्लिक प्रूव करना, साइक्लिक है नहीं, या जेड क्रॉस जेड है वो साइक्लिक है नहीं, ऐसे क्वेश्चन करवाए थे ना। सिमिलरली क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पुट कर दिया कि जो क्यू बाई जेड है क्या वो यहाँ पे साइक्लिक है या नहीं। अब तो पता नहीं, तुम्हें प्रूव करना आता है ना। मान लो तुम्हें इतनी बार तो कर लिया, अब हमारे पास टेक्निक है, कोई भी चीज हो हमें प्रूव करने की साइक्लिक है नहीं, तो उसके आइसोमॉर्फिक लेके चलो और फिर देखो प्रॉपर्टी सेम है या नहीं। अगर सारी ही प्रॉपर्टी सेम है तो वो इसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। और अगर एक भी प्रॉपर्टी ऐसी मिलती है जो इसमें अलग है और जेड के अंदर अलग है तो फिर उसको हम साइक्लिक नहीं बोलेंगे, फिर इसको हम साइक्लिक नहीं बोलेंगे। ठीक है, अगर देखो हम ये हमारा क्वेश्चन ये है कि क्यू बाई जेड इज साइक्लिक। ठीक है, ये है, आगे मैंने क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क, मतलब अब ये स्टेटमेंट नहीं है, हमें नहीं पता ये ट्रू है या फॉल्स है। ओके, लेकिन मैं तुमसे क्वेश्चन किया है, इतना कहते ही साइक्लिक है। अगर साइक्लिक है तो क्यू बाई जेड है वो इनफाइनाइट है, हमने ऊपर देख लिया, ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, जेड के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। ठीक है, काउंटेबिलिटी पढ़ी थी ना कि जेड है, जेड के अंदर भी उतने एलिमेंट है, क्यू के अंदर भी उतने एलिमेंट है, नेचुरल नंबर के अंदर भी उतने एलिमेंट है ना, ये प्रूव किया था कैंटर ने। इसी तरह ये बोला कि क्यू बाई जेड है वो किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, जेड के आइसोमॉर्फिक। लेकिन यहाँ पे तो प्रॉपर्टीज है कि जेड है हमारे पास वो क्या है, साइक्लिक, और अगर सारी ही प्रॉपर्टीज के साथ मैच कर गई तो ये भी क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। वंदना क्यों नहीं है ये साइक्लिक, ये इसके आइसोमॉर्फिक है तो क्यू बाई जेड साइक्लिक होगा, जेड तो ऑलरेडी साइक्लिक। ये थोड़े बोलेंगे ये इसके आइसोमॉर्फिक है तो जेड साइक्लिक होगा, ये बोलेंगे इसके आइसोमॉर्फिक है तो क्यू बाई जेड साइक्लिक होगा। आगे कोई चीज ऑलरेडी है हमारे पास जिसका हम प्रूफ कर चुके, इसका प्रूफ कर चुके क्या हम साइक्लिक है नहीं, इसका कर चुके, तो हम ये बोलेंगे अगर ये इसके आइसोमॉर्फिक है तो ये साइक्लिक होगा, ये इसके आइसोमॉर्फिक ये साइक्लिक होगा, ये तो हमने पढ़ा ही है। ठीक है, आगे बताओ, आगे बताओ कैसे प्रूव किया फिर ये साइक्लिक नहीं है। इसके अंदर फाइनाइट ऑर्डर के एक से ज्यादा एलिमेंट है, लाइक वो तो एक ही एलिमेंट है, आइडेंटिटी है वो, सम 1 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन दिया निशु ने, एग्जैक्ट बिल्कुल, कि आप एलिमेंट्स के ऑर्डर लेके चलिए, क्योंकि ये साइक्लिक है। साइक्लिक है तो इसके अंदर तो एक ही एलिमेंट होता है आइडेंटिटी, जिसका ऑर्डर क्या होता है, फाइनाइट। अदरवाइज सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर कितना होता है, इनफाइनाइट। लेकिन अगर बात करें हम किसकी, फैक्टर ग्रुप क्यू बाई जेड की, हमें इसके अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट मिलेंगे जिनका ऑर्डर क्या होगा, फाइनाइट होगा। ठीक है, अब कोई बच्चा बोल सकता है सर लेके आइए 2-4 दिखाइए क्वेश्चन एग्जाम्पल। मैं बोलूंगा 2-4 क्या, मैं एक दिखा दूं काम चल जाएगा, उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल चल जाएगा, एक से चल जाएगा, 2 एक तो आइडेंटिटी दिखा दूंगा, तो मैं बोलूँगा आइडेंटिटी के अलावा एक एलिमेंट ऐसा दिखा दीजिए जिसके अंदर उसका ऑर्डर फाइनाइट हो। इसके लिए जैसे निशु ने बताया अभी, आप 1/2, अच्छा 1/2 उठा के चलोगे, 1/2 प्लस जेड उठा के चलोगे, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, क्यू बाई जेड की। ठीक है, एक तो एलिमेंट हमारे पास 0 प्लस जेड जिसका ऑर्डर ऑलवेज कितना है, 1 आएगा। फिर मैंने एक एलिमेंट ये उठा लिया 1/2 प्लस जेड बिलोंग्स टू क्यू बाई जेड, ये एलिमेंट उठा लिया मैंने। ओके, अब इस एलिमेंट का ऑर्डर निकालना तो इसकी कंपोजिशन इसी के साथ कर दीजिए, और जब इसकी कंपोजिशन इसी के साथ करें, कंपोजिशन कौन सी है, एडिशन है ना, तो यहाँ पे किया मैंने 1/2 प्लस जेड। कुछ भी समझ में ना आए, कुछ भी लिखा हुआ अजीब सा लगे तो मुझे तभी बता देना, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्लियर है, 1/2 इसकी कंपोजिशन किसके साथ करी,
1/2 प्लस जेड के साथ करी। अच्छा जेड प्लस जेड 2z हो जाएगा क्या? जेड रहेगा, क्यों? ऐसे एक्सप्लेनेशन दी थी AH इज इक्वल टू EH, दैट्स वाई जेड की कॉम्पोजिशन जेड के साथ करेंगे, ये है ना। अब समझ गए ना, ये जेड की कॉम्पोजिशन जेड के साथ, ये जेड ही क्यों आ रही है? मैंने जब बताया था कोई सेट डिस्कस किए थे, H प्लस H, H स्टार H, H के इक्वल हो जाता है ना, किया था ना, AH कॉम्पोजिशन BH देन इक्वल टू ABH। अब पता लगा वो H दोबारा क्यों आ जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पे इसका एलिमेंट, यहाँ पे ये कुछ भी कर लो हमारे पास क्या आएगा? जेड ही आएगा, ठीक है। और 0 प्लस जेड आएगा, और 0 प्लस जेड, 0 में हम ये एलिमेंट ऐड कर देंगे, दैट्स वाई हमने यहाँ पे जेड लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो अलग, ये फैक्टर ग्रुप का थोड़ा ही है, ये तो सिंपल सी बात है कि H की कंपोजिशन के साथ H के एलिमेंट कंपोजिट करोगे तो क्या आएगा? H के एलिमेंट आएंगे। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/2 प्लस, वहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे सिर्फ एक बार जेड लिखा जाएगा, है ना, पहले भी बताया हुआ है मैंने, लेकिन हो इसलिए रहा है एक ही प्रॉपर्टी से। और ये कितना हो जाएगा फिर? 1 प्लस जेड, और हम 1 प्लस जेड नहीं लिखते, फिर क्या लिखते हैं? EH लिखते हैं, मैंने शुरुआत में ही बताया था। हमेशा क्या लिखते हैं? अगर AH है, AH का ही एलिमेंट है तो AH नहीं लिखा जाता, क्या लिखा जाता है? EH लिखा जाता है। तो इसको हम 0 प्लस जेड लिखेंगे, और ये तुम्हारे पास क्या आ गई? हमारे जो ग्रुप है उसकी क्या आ गई? आइडेंटिटी आ गई। कितनी बार कंपोजिशन कराई है हमने एक एलिमेंट की? 2 टाइम्स कंपोजिशन कराई है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 1/2 प्लस जेड इज 2। अब देखो इसके अंदर ऐसा एक आइडेंटिटी के अलावा एक एलिमेंट और मिलेगा जिसका ऑर्डर क्या है? फाइनाइट है, लेकिन इसके अंदर तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है आइडेंटिटी के अलावा जिसका ऑर्डर क्या हो? फाइनाइट हो। मतलब एक एलिमेंट्स के ऑर्डर वाली प्रॉपर्टीज इसकी और इसकी मैच नहीं कर रही, इसका मतलब ये इसके आइसोमॉर्फिक नहीं है। और आइसोमॉर्फिक नहीं होता तो हम ये ऐसे कर देते हैं, ठीक है। और आइसोमॉर्फिक नहीं है, ऑर्डर इन्फिनिटी है, और जेड के आइसोमॉर्फिक है नहीं, इसका मतलब ये साइक्लिक भी नहीं है। आप इसको एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट नहीं करवा सकते हो, ओके। क्लियर है? क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि ये साइक्लिक नहीं है, साइक्लिक नहीं है तो इसके अंदर, अच्छा फिर ये भी है कि इसके अंदर इनफाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट नहीं होगा, नहीं होगा क्या? मैंने ये बोला है ये इसके आइसोमॉर्फिक नहीं है, एक कट लगा दिया मैंने यहाँ पे किसी को कोई डाउट है क्या? फिर मैंने ये पूछ लिया अगर ये इसके आइसोमॉर्फिक नहीं है तो क्या इसके अंदर इनफाइनाइट ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं होगा क्या? या हो भी सकता है? नहीं होगा। नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, और होगा तो क्यों होगा? एकता क्यों नहीं होगा? इनफाइनाइट है और एक ऐसा एलिमेंट जिसका ऑर्डर, तो क्या वो उसको जनरेट कर देगा? क्या जेड एक साइक्लिक है? क्या जेड साइक्लिक है क्या? क्या उसके अंदर 2 है? 2 का ऑर्डर क्या जनरेटर है उसका? वो क्या जनरेटर है उसका? वो फिर कैसे बोलेंगे इसको? प्रियंका कैसे बोलेंगे? आर स्टार साइक्लिक है? नहीं है। आर स्टार, आर स्टार बोला मैंने, आर नहीं बोला, आर स्टार साइक्लिक है क्या? नहीं है। क्या उसके अंदर ऐसे एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर इनफाइनाइट हो? बहुत सारे हैं, नहीं है क्या? फिर तो मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था अभी वंदना? क्या इसके अंदर इनफाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट हो सकते हैं क्या, ये पूछा था मैंने। ये साइक्लिक नहीं है, ये भी मैं बता रहा हूं। क्या आंसर आएगा इसका? आंसरलेस हो भी सकते हैं, नहीं भी, ठीक है। आज सारे अब एक्सप्लेनेशन दे तो दी सारी, फिर हमारा नेक्स्ट होगा कि हम देखते हैं कैसे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। हम क्या बोलेंगे अभी? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, हम आगे देखेंगे। अभी हम आंसरलेस है, अभी नहीं पता ना हमें, क्यू बाय जेड को देख के नहीं बता सकते कि इसके अंदर एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या क्या होगा, है ना। यही तो आज लेक्चर में डिस्कस करना है। अगर इसका आंसर अभी बता भी देते तो फिर डिस्कस करना क्या रह जाता है ना। अच्छा कोई और भी एलिमेंट ले सकते हैं क्या? जैसे निशु ने 1/2 लिया था, क्या कोई और भी ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर
फाइनाइट होगा क्या? 1/3 ले लो, यहाँ पे अगर आप 1/3 लेते हो 1/3 ले लो प्लस जेड, इसकी कॉम्पोजिशन किसके साथ कराइए? 1/3 प्लस जेड के साथ कराइए, क्या आ जाएगा? 2/3 प्लस जेड आ जाएगा ना। क्या 2/3 जेड का एलिमेंट है? तो क्या आइडेंटिटी आ चुकी? नहीं है ना, तो इसकी कॉम्पोजिशन दोबारा किसके साथ करनी पड़ेगी? 1/3 प्लस, ये कितना हो गया? 3/3 1, और 1 प्लस जेड नहीं लिखते हम, क्या लिखते हैं? 0 प्लस जेड लिखते हैं। कितनी बार कॉम्पोजिशन करवाने से आइडेंटिटी आया है? 3 बार। तो यहाँ से जो 1/3 प्लस जेड है, ये इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3 हो गया। और अब तुम्हें अंदाजा लग ही गया होगा कि यहाँ पर आपको इनफाइनाइट ऐसे एलिमेंट मिलेंगे जिसका ऑर्डर क्या हो? 1/4 ले लीजिए, 1/5 ले लीजिए, 1/6 ले लीजिए, ऐसे एलिमेंट्स इसके अंदर आते चले जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि इसके अंदर कितने ऑर्डर के एलिमेंट्स होंगे। ओके, यहाँ पे देखो, जो क्यू है वो साइक्लिक होता है क्या? क्यू साइक्लिक होता है क्या? नहीं होता? पक्का? एबिलियन होता है? एक रिजल्ट पढ़ा था हमने साइक्लिक एबिलियन के कोर्सपोर्डिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर ग्रुप करी थी। देखो क्यू क्या है? एबिलियन। क्यू बाई जेड किया, क्यू एबिलियन है तो क्यू बाई जेड फैक्टर ग्रुप है ना, तो क्या होना चाहिए था? ये कर देना गलती। वो सिर्फ किसके लिए होता है? और ये वो वाला जेड नहीं है, ये इंटीजर्स वाला जेड है। जो गलती करते हैं बच्चे इसमें, मतलब इसको साइक्लिक पूछ लिया तो ये वाला तुक लगा देंगे। क्यू साइक्लिक है, एबिलियन भी है। हमने रिजल्ट पढ़ा था जी एबिलियन है तो क्यू बाई जी बाई जेड जी, वो ये तो नहीं रखते जी बाई जेड जी, फैक्टर ग्रुप बोल लेंगे उसको। फैक्टर ग्रुप क्या हो जाएगा? साइक्लिक हो जाएगा, एंड हेंस क्यू बाई जेड इज साइक्लिक, और फिर नंबर 0 है ना। तो ऐसा नहीं करना है, वो सिर्फ तभी होता है जब यहाँ पे इसका क्या लिखा हो? सेंटर लिखा हो, और क्यू का सेंटर तो क्यू ही होता है। ठीक है, तो वो तो अभी भी साइक्लिक हो जाएगा। क्यू बाई क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? Z1 के। ठीक है, ये हो जाएगा ना, क्यू बाई क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? ये, इसके अंदर एक ही सेट होगा, और ये किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? Z1 के, साइक्लिक। फिर साइक्लिक हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? इसके अंदर कितने ऑर्डर के एलिमेंट्स होंगे, किस टाइप के होंगे, वो सब हम देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द पॉसिबल ऑर्डर्स एलिमेंट्स इन क्यू बाय जेड, फैक्टर ग्रुप क्यू बाय जेड के अंदर। क्वेश्चन ये नहीं है कि इसके अंदर एलिमेंट्स का ऑर्डर, एलिमेंट है उनका ऑर्डर क्या क्या होगा, ये नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनका ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, ये क्वेश्चन है। क्या लिखा है? पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू बाय जेड। ठीक है, ये पूछा है उसने। और एक हिंट तो अभी हम कर चुके हैं, यहाँ पे दिखा था ना, क्या 2 ऑर्डर का एलिमेंट होगा इसके अंदर? 1 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, 4 ऑर्डर का, 5 ऑर्डर का, 6 ऑर्डर का, सारे ही होंगे ना। फिर एक और क्वेश्चन पूछा था मैंने, क्या इसके अंदर इनफाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट है? होगा या नहीं होगा? 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 ये देखिए यहाँ पे लिख लीजिए एक बार इसको, क्यू बाई जेड है ना, इज इक्वल टू 0 प्लस जेड। फिर इसको हमने दो तरीके से लिखा था। एक तो ऐसे लिखा था, बी प्लस जेड सच दैट बी बिलोंग्स टू क्यू माइनस, एक तो ऐसे लिखा था। फिर मैंने इसको ऐसे लिख दिया था, देखो 0 प्लस जेड, ठीक है, m बाई एन प्लस जेड सच दैट जो n है वो क्या है? 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन
और जो m और n है इनका जीसीडी कितना है 1, एक ऐसे लिखा था है ना, क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे m को 1 ले लेता हूँ, m को मैंने 1 ले लिया तो इसके अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे हो जाएंगे 0 + z, ठीक है। m को 1 लेके n को चलाते रहो, 1/2 + z, 1/3 + z, फिर वो भी लिख सकते हैं, उसका आंसर ठीक है। इनको प्लस -2 -3 -4 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या लिया हुआ है, इंटीजर्स लिया हुआ है। ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बोला ना निशु ने, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में भी तो हो सकते हैं। कोई बच्चा बोलेगा सर क्या -1/2 + z नहीं, क्या -1/2 रैशनल नहीं होता क्या, वो भी आएंगे इसके अंदर। क्या -1/3 रैशनल नहीं होता क्या, वो भी आएंगे। लेकिन अगर बात करें एक्सप्लेनेशन की, तो जब मैं प्लस के लिए करता हूँ वही एक्सप्लेनेशन पैरेलली किसके हो जाएगी, माइनस के लिए, ठीक है। लेकिन हम कंसिडर उसको कर लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे n = -2 -3 इट्स डिपेंड अपॉन m ऑल्सो, m पे भी डिपेंड करता है। मान लो n को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, m को मैं इंटीजर बोल देता हूँ, m को मैंने इंटीजर बोल दिया कि m है, उसको आप कोई भी इंटीजर ले लीजिए, ठीक है, इंटीजर ही होता है ना। 1/2/1/2 तो नहीं लिखते, m/n ही लिखते हो, mn इंटीजर होता है। तो अगर मैं n को यहाँ पे लिख दूँ और m भी लिख, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, वो माइनस एडजस्ट हो जाएगा अपने आप नीचे, ठीक है। माइनस वाले भी आएंगे, वो फिर अंडरस्टूड है, ठीक है। लेकिन माइंड में इमेजिनेशन रहनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे माइनस के भी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये आएंगे, फिर यहाँ पे -1/2 + z ये भी आएगा, -1/3 + z ये भी आएगा, 1/4 + z ये भी आएगा, एंड अप टू सो ऑन। ऐसे भी आएंगे जिसके अंदर m2 नहीं होगा, m1 नहीं होगा, 2 होगा, लाइक 2/3 + z ये भी आएगा क्या, ये भी आएगा ना, 4/3 + z ये भी आएगा, 5/2 + z ये भी आएगा। ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, डैश 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 कर दूं तो ऐसे सारे एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे, है ना, ओके। ऐसे ऐसे सारे एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे, ओके। अब देखो यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्वेशन करना, अगर मैं 1/n समथिंग लिख रहा हूं तो उसका ऑर्डर क्या इन्फिनिटी हो सकता है क्या, हो सकता है क्या? निशु जो बोल रही है उस केस को मैं साइड में रखता हूं, n इन्फिनिटी हो जाएगा। निशु जो बोल रही है कि n इन्फिनिटी हो जाएगा, उसको मैं 2 मिनट बाद डिस्कस करता हूं। n को फाइनाइट रखा है मैंने, अब बताओ हमेशा ऑर्डर श्योर। 1/n को n टाइम्स ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 1 नहीं आ जाएगा। 1/2 था, उसका ऑर्डर कितना था, इसका मतलब 2 बार ऐड किया। 1/3 का ऑर्डर, 1/4 का ऑर्डर, एनालाइज कर दो इसको। तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, ऑर्डर ऑफ 1/n प्लस यहाँ पे लिख दूं मैं z = व्हाट n। इसमें कोई डाउट किसी को, क्या इस टाइप के एलिमेंट का ऑर्डर n होगा क्या, श्योर। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर ही, अगर मैं यहाँ पे m + n लिख दूं और इसका z लाइक दिस 2/3 4/3 5/2 7/2 इस टाइप से लिख दूं, फिर इसका ऑर्डर नहीं समझ में आया तो 2/3 उठा लीजिए। नहीं होगा फाइनाइट, बिल्कुल आंसर ठीक है वंदना, फाइनाइट होगा। लेकिन आंसर क्या है यहाँ पे, मैं ये बोल देता इसका ऑर्डर फाइनाइट होगा क्या हमारा, लेकिन मैंने लिखा है ना कितना होगा, कितना होगा। क्वेश्चन ये है कि कितना होगा, 2/3 है, उसका ऑर्डर कितना होगा। 2/3 में 2/3 ऐड करो, क्या हो गया, 0 + z तो नहीं आया। एलसीएम लेने की जरूरत है ही नहीं। एलसीएम तो तब लेते हैं जब नीचे डिनोमिनेटर अलग अलग हो। निशु एलसीएम तो तब लेते हैं ना जब तुम्हें 1/2 + 2/3 ऐड करना हो, तुम्हें इसका ऑर्डर निकालना है। ऊपर 6 आएगा, ठीक तो जा रहे हो बिल्कुल। 6 आएगा, 6 कब आएगा, जब इसको कितनी बार ऐड करोगे, 6 बार। एलसीएम ले लिया, ठीक है। एलसीएम वर्ड यूज मत करो, एलसीएम वर्ड यूज मत करो।
एलसीएम वर्ड हम तब यूज करते हैं जब डिनोमिनेटर अलग अलग हो। आप उसको ये बोल दीजिए कि इतने टाइम ऐड कर दो, ये वर्ड यूज करो ना, कंपोजिशन यूज करो। आप एलसीएम लेके ऐड ऐसे क्यों बोलो? आप ये बोल दो सीधा कि इसको इतने टाइम से ऐड कर लीजिए सर, आपके पास आइडेंटिटी आ जाएगी। इसको कितनी बार? 3 बार। और 1/3 को 3 बार। श्योर? किसी को नहीं समझ में आया तो यहाँ पे आइए, ये 5/2 प्लस जेड है ना, 5/2 प्लस जेड। क्या मैं इस 5/2 प्लस जेड को ऐसे नहीं लिख सकता? 2 प्लस 1/2 प्लस जेड लिख सकता हूं क्या? श्योर? 2 एलिमेंट जेड का है ना, तो 2 प्लस जेड को मैं 1/2 प्लस जेड लिख सकता हूं क्या? तो ये 5/2 अलग एलिमेंट है, इसी के इक्वल था, तो इसको इस सेट में लिखने की जरूरत है नहीं है। ठीक है, 3/4 ले लिया मैंने, 1/4 का ऑर्डर 1/4 प्लस, और 3/4 का श्योर, 5/6 का, 10/4 का। अच्छा 10/4 बोल दिया मैंने, बोलता जीसीडी 1 नहीं है, 10/4 बोल दिया। इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 5/2, और ये ऑलरेडी एलिमेंट आ चुका है क्या? 1/2 प्लस जेड। तो आपको ये बोल दे कि 10/4 प्लस जेड, तो उसको ये बोलिए कि ये आ तो गया 1/2 प्लस जेड। मैं आप पूछे आप किसका ऑर्डर पूछ रहे हो, वो बोलेगा 10/4 प्लस जेड का, बोलिए 2 है उसका ऑर्डर। ठीक है, देखो यहाँ पे दो चीज हो रही है, जब डिनोमिनेटर बड़ा हो जाता है, सॉरी न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है, उसको डिवाइड करेंगे तो उसमें से कुछ एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होकर जेड के आ जाएंगे, वो इसी में रिड्यूस हो जाएगा। दूसरी ऑब्जर्वेशन आपने ये देखी कि ये तो आ ही रहा था, इसको समझने में आपको तकलीफ नहीं हुई होगी, लेकिन इसको करोगे तो इसको भी आप n टाइम्स ऐड करोगे तभी आइडेंटिटी आएगा, उसके अलावा आइडेंटिटी नहीं आएगा। दैट्स वाई वंदना ने ठीक बोला, इसका ऑर्डर भी कितना आ जाएगा? n ही आएगा। ओके, अब आते हो निशु वाली बात पे कि आप n को क्या टेंड करा दीजिए? इन्फिनिटी को। बच्चा बोलेगा सर हम तो, निशु ने बोला जैसे कि बीच में, आप n को इन्फिनिटी ले लीजिए। क्या हमने यहाँ पे कहीं रोका है क्या n को? क्या ये 2/3 किया था, m तो इसमें 2 है, इसको 2 बार ऐड करने से आइडेंटिटी आ गया क्या? 3 बार किया ना, तो m थोड़े आएगा, n आएगा। और एग्जांपल दूं, समझ गए? 4/9 जैसे बोल रहे हो, 4/9 बोल रही है, तो 4/9 को कितनी बार ऐड करो आइडेंटिटी आ जाए? 9 टाइम्स करना पड़ेगा, उससे कम करोगे आएगी ही नहीं। ठीक है, तो दैट्स वाई m नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे? n आएगा। एग्जाम्पल ये रहा, एग्जाम्पल आपके पास इनफाइनाइट है, कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस पे। क्या बोला था निशु ने? अगर n क्या आ जाए? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आ जाए, अगर n इन्फिनिटी आ जाएगा, एलिमेंट किस टाइप के इसके अंदर? m/n प्लस जेड की। अगर n इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो m/n किसको टेंड करेगा? तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? देख रहे हैं कितना हो जाएगा? दैट्स 0 प्लस जेड का 0 होता है, 0 तो ऑर्डर होता ही नहीं, 1 होता है। एक बार और बोल रहा हूं, आप ही बोलोगे जैसे कि अभी बोला है, मैं खुद नहीं बोल रहा। m/n प्लस जेड टाइप का एलिमेंट है, किसी ने बोला कि n को एज लार्ज एज पॉसिबल ले लीजिए, इन्फिनिटी को टेंड करवा दीजिए। ठीक है, m कोई भी इंटीजर है, तो m/n किसको टेंड करेगा? 0 को। तो कैसा एलिमेंट बन जाएगा? और उसका ऑर्डर 1। तो अगर आप n को इन्फिनिटी की तरफ टेंड करा जाओगे तो उस एलिमेंट का ऑर्डर भी इन्फिनिटी नहीं होगा, उसका ऑर्डर कितना होगा? 1। और लिखेंगे कैसे इसको? ऐसे लिखेंगे, देखो लिमिट, ठीक है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे m/n प्लस जेड है ना, इस टाइप के एलिमेंट का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ना कि इन्फिनिटी होगा। ठीक है, क्लियर है? और m और n को जब फाइनाइट ले लोगे तो ऑर्डर डिनोमिनेटर के इक्वल, n के इक्वल। ओके, अब आइए मेरे जो 5 मिनट पहले जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, क्या q/z के अंदर इनफाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट होगा या नहीं होगा? अब भी आंसर लेस हो, प्रूफ है तुम्हारे पास? अब हम बोल सकते हैं कि q/z के अंदर इनफाइनाइट ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, और अब हम बोल सकते हैं कि वो साइक्लिक भी नहीं होगा फिर, है ना, क्योंकि साइक्लिक है तो उसके अंदर एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए था जिसका ऑर्डर इनफाइनाइट हो, लेकिन इसके अंदर इनफाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट एक भी नहीं है। ये बात लिख लीजिए कैपिटल लेटर्स में कि q/z के अंदर कोई भी
एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसके ऑर्डर इनफाइनाइट हो, ठीक है। क्यू बाई जेड हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर इन्फिनिटी। हो गया क्वेश्चन क्लियर? क्या जो ऊपर क्वेश्चन लिखा था इसके जवाब मिल गया क्या तुम्हें? फाइंड द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, तो बताना क्या क्या पॉसिबल है। 1 to n, 1 to n, n+1, क्यों? ठीक है, इंटीजर्स हो सकते हैं आप ये, अच्छा माइनस में भी हो सकता है क्या ऑर्डर, इसलिए 2, 3, 4, 5, 6 एंड अप टू सोन इतने एलिमेंट्स के ऑर्डर इसके अंदर मिल जाएंगे। एलिमेंट फटाक से बता सकते हो? मतलब बोलते 6 ऑर्डर का एलिमेंट चाहिए मुझे, क्या बताओगे फिर तुम? 1/6 प्लस जेड, ठीक है, 1/6 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 1/6 प्लस जेड, क्योंकि यहाँ पे क्यू बाई जेड डिस्कस हो रहा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूँ, क्वेश्चन को चेंज करके अब मैं स्पेसिफिक ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे ये पूछ रहा हूँ तुमसे। अब क्वेश्चन क्या है, ऑर्डर दूंगा ना मैं तुम्हें, इतने ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे किसके अंदर? क्यू बाई जेड के। तो मैं क्वेश्चन दे देता हूं, हाउ मेनी एलिमेंट्स सबसे कम ऑर्डर का कितना होगा आइडेंटिटी के अलावा? 2 ले लेते हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन क्यू बाई जेड। अब तुम्हें ना वो सारे एलिमेंट बताने हैं जिनका ऑर्डर 2 होगा किसके अंदर? क्यू बाई जेड के अंदर। समझ नहीं आया? आ गया समझ? अब देखो मैथमेटिकली कैसे करेंगे इसको। हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन क्यू बाई जेड, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमारे पास एक एलिमेंट तो है ही, जो अभी हमने एक्सप्लेनेशन करी है। कोई बच्चा उठा के ये बोल देगा कि 1/2 प्लस जेड ले लीजिए सर, इसकी कंपोजिशन इसी के साथ कराइए 1/2 प्लस जेड के साथ, ये 1 प्लस जेड आ जाएगा, लेकिन इसको लिखेंगे क्या? 0 प्लस जेड, and this implies that order of 1/2 plus z is what? 2। एक एलिमेंट तो आ चुका। अब तुमने ये सोचा होगा कि m/2 प्लस एलिमेंट लोगे, उनका ऑर्डर हमारे पास, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि m/n है, उसका ऑर्डर कितना होगा? m/n प्लस z, n होगा ना, या 1/n n होगा ना ऑर्डर। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 होगा, तो पक्का एलिमेंट किस टाइप का मिलेगा? m/2 प्लस z, इस टाइप का मिलेगा, जिसका ऑर्डर तुम्हारे पास कितना होगा? हमेशा 2। बस इस m पे बात चलेगी अब, है ना, इस m पे बात चलेगी। और m क्या था? एक इंटीजर था ना। क्या ये नेगेटिव भी हो सकता है? हमने क्या नेगेटिव छोड़ दिए थे क्या? हमने इंक्लूड किए थे ना। क्या -5/2 नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो कुछ एलिमेंट दिखाऊंगा मैं यहाँ पे, देखो m को स्टार्ट कर दीजिए। m को, अगर मैंने m को 0 ले लिया फिर वो तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, उसका ऑर्डर तो 1 होता है। फिर m को मैंने 1 ले लिया, वो तो ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है क्या? उसका ऑर्डर कितना आ चुका है। फिर m को 2 ले ले तो वो तो 1 आ जाएगा, उसका ऑर्डर 2 नहीं होता। फिर m को 3 ले ले तो वो ले सकते हैं, m को क्या ले सकते हैं? 3 ले सकते हैं। तो कोई भी बच्चा बोले ना सर 3/2 प्लस जेड, ये लो मैंने इसको 2 बार ऐड किया, 3/2 प्लस 3/2 इट्स 6/2, और आ गया 0 प्लस जेड। फिर उसको पता क्या बोलूँगा? उसको मैं ये बोलूँगा कि आपने जो 3/2 प्लस जेड लिया है, ये कोई आपने अलग एलिमेंट नहीं लिया, आपने 1/2 प्लस जेड वाले एलिमेंट में जेड के एलिमेंट की ही कंपोजिशन करवा रखी है। यानी आप इस 3/2 प्लस जेड को 1 प्लस 1/2 प्लस जेड लिख सकते हो। इसको मैं 1/2 प्लस 1 प्लस जेड लिख सकता हूँ ना। और क्या मैं इसको 1/2 1 प्लस जेड लिखते हैं, 0 प्लस जेड लिखते हैं? और ये कितना आ गया? तो मैं उसको ये बोलूँगा कि आप 3/2 प्लस जेड जो एलिमेंट ले रहे हो वो कोई और एलिमेंट नहीं है। वो देखो यहाँ पे चले थे, उसको किसके इक्वल दिखा दिया? 1/2 प्लस जेड के। यानी आप फिर से किस एलिमेंट की बात कर रहे हो? उसी एलिमेंट की बात कर रहे हो जिसका एलिमेंट आपने ऑलरेडी ऑर्डर 2 निकाला हुआ है ना। तो बच्चा बोलेगा सर अच्छा ये बात है, m को 4 लूंगा मैं, तो फिर 0 प्लस जेड, बच्चा 5 लूंगा मैं, तो वो बोले हाँ ये आ गया सर 5/2 प्लस जेड। फिर मैं उसको ये बोलूँगा कि 5/2 प्लस जेड है, उसको आप 2 प्लस 1/2 प्लस जेड लिख लीजिए, दोबारा किसके इक्वल हो जाएगा? 1/2 प्लस जेड के इक्वल हो जाएगा। तो बच्चा बोलेगा अच्छा, फिर वो 6 लेगा, फिर वो 7 लेगा, फिर वो 8 लेगा, फिर वो 9 लेगा, फिर वो 10 लेगा, और बाद में
रुक जाएगा, क्योंकि उसका पैटर्न नजर आ रहा है ना। अगर वो इवन लेगा तब भी 0 + z आएगा, वो अगर ओड लेगा तो 1/2z, यानी उसके पास कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, और फिर जाएगा वो नेगेटिव वाले पे ना। एक ही चॉइस है उसके पास, इससे तो कुछ बात बन नहीं रही। फिर वो m को नेगेटिव लेने की कोशिश करेगा, नेगेटिव -1 ले ले, उसने ये ले लिया -1/2 + z, और बोल देगा सर इसका ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर 2 है, और फिर मैं उसको ये बोल दूंगा ये कोई अलग एलिमेंट नहीं है, ये क्या है 1/2 + z। को बच्चा बोलेगा कैसे, -1/2 + z है ना, इसमें क्या 1 कर दूं ऐड, ये कितना हो गया, तो ये इसके बराबर है क्या, श्योर पक्का। इसमें तो हम हटा रहे थे और इसमें हम ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 + z 0 + z के बराबर है। तो बच्चा बोलेगा अच्छा इसका भी 2, ये भी इसके इक्वल आ गया। तो बच्चा अच्छा फिर इसको करना, इसको -2 ले लूँ तो फिर -1 दोबारा, फिर 0 + z, फिर बोलेगा ये ले लूँ सर, अब तो कुछ मत बोलो, -1/2 + z, इसका ऑर्डर 2 है, फिर मैं इसको ये बोल दूंगा कि इसमें 2 ऐड करके देखना है एक बार, और किसके इक्वल आ जाएगा। तो कुल मिला के क्या आ रहा है, इसको और भी करूं मैं, -4 -5 -6 कुछ भी करते रहो, इसमें ऐड करते रहो, इसमें हटाते रहो, ठीक है। तो ऐसे करके आता चला जाएगा एक ही एलिमेंट 1/2 + z, एंड हेंस q/z के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है जिसका ऑर्डर कितना है 2 है। ये आ गया रिजल्ट, ठीक है। हेंस इस एक्सप्लेनेशन के बाद ये बोल दो, हेंस q/z हैज ओनली वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। दो ऑर्डर का एक ही एलिमेंट है, और वो कितना है 1/2 + उसको लिख भी दीजिए कि ये एलिमेंट है, ठीक है, क्लियर है, 1/2 + z लिख दो, ओके। अब नेक्स्ट कोई बच्चा ये बोल सकता है कि सर फिर ये सारे एक ही एलिमेंट है, तो आपने 1/2 z क्यों लिखा, वहां पे 3/2 + z क्यों नहीं लिखा। वो ये भी तो बोल सकता है कि आपने सिर्फ एक बार लिखा हुआ है 1/2 + z, बाकी सारे एलिमेंट इसी इक्विवेलेंट है, फिर क्या 3/2 + z भी लिख सकते हैं। तो इसलिए कोई रूल नहीं है, लेकिन परंपरा है कि आप एक ऐसा एलिमेंट लिख लीजिए जो दूसरे एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में ना लिखा जाए। यानी कोई बच्चा बोलेगा सर मैं तो 3/2 + z लिखना चाह रहा हूँ, 3/2 + z, और इसका ऑर्डर भी 2 है ना, और आप देखिए ये 1/2 + z के इक्वल हो जाएगा, लेकिन 3/2 है वो 1/2 के लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जाता है, लेकिन 1/2 3 इसके लिए लिख भी सकते हैं, लेकिन सबसे बेटर क्या है 1/2 z लिखना। तो इसका जो राज है वो ये है कि ऐसा कोई एलिमेंट, ठीक है, जिसको हम 1/2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकें, उसका भी एलिमेंट्स का ऑर्डर कितना होगा 2 होगा। अब लीनियर कॉम्बिनेशन समझ रहे हो क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ये होता है कि यहाँ पे मैंने किया ये 3/2 ही ले लेते हैं, 3/2 ले लिया मैंने, या इसको या +a कर दिया मैंने, ठीक है, +a = 1/2 लिख सकता हूँ क्या इसको मैं से, क्या करना पड़ेगा, a = 1/2 - 3/2, a = कितनी वैल्यू आ गई, कितनी वैल्यू आ गई, माइनस पक्का -1 आ गई क्या, क्या -1 z से बिलोंग करता है क्या। तो इसमें जो लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन ये है। तो अगर तुम जो a लेके आ रहे हो, b लेके आ रहे हो, अगर वो z से आ जाते हैं तो हम बोलेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा रहा है, और अगर ऐसा आ जाता है कि a फ्रैक्शन में आ जाता है जो z का एलिमेंट है नहीं होता, फिर हम ये बोलते हैं कि फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा रहा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ले लिया मैंने 1/3 था ना, फिर 2/3 था, ठीक है, इन सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर कितना था 3 था ना, इसका भी 3 था, इसका भी 3 था, ओके। अब मैं तुमसे ये पूछ लूं, अच्छा ये तो स्मॉलेस्ट है, तो मैं तुमसे ये पूछ लूं क्या 3/2 इसके लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा। 2/3 को मैं तुमसे ये पूछ लूं कि ये 2/3 1/3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा। लीनियर कॉम्बिनेशन डेफिनेशन आगे समझ में भी यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, -1/3 +1, श्योर। बताओ
2/3 को हाँ हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बोला है। 2/3 को आप कैसे लिख सकते हो? 1/3, अभी ऐसे लिख दो। 2/3 है ना, a प्लस 1/3 ऐसे लिखेंगे। अब निकालने की जरूरत है नहीं, आपको किसी को नहीं समझ में आ रहा डायरेक्टली माइंड, तो ऐसे ये फॉर्मूला आता लिखने का। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3। क्या 1/3 z से बिलोंग करता है क्या? नहीं करता ना, नहीं करता ना। ये पता है मैं क्या कर रहा हूं? अभी मैं 5/2 को 1/2z के लिए नहीं लिख रहा था, 7/2 को 1/2z के लिए नहीं लिख रहा। वही चेक करने की टेक्निक है मैथमेटिकली, कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि जो 2/3 है उसका काम सिर्फ 1/3 में इंटीजर्स ऐड करने से नहीं होना, और किसी 1/3 में इंटीजर ऐड करेंगे तो 2/3 नहीं आ रहा। आपको क्या ऐड करना पड़ेगा उसमें? और 1/3 एक इंटीजर नहीं है, इसलिए ये चीज अलग है, यानी ये चीज अलग है इस सेट के अंदर और ये चीज अलग है। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें। समझ आया क्या बोला मैंने? अब मैंने तुम्हें ये बोल दिया कि 1/2 प्लस जेड है और एक 7/2 प्लस जेड है, और मैं तुमसे ये बोल दूं कि कोई बच्चा बताओ कि ये इस एलिमेंट, इस सेट के अंदर अलग अलग एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है? तो सेम एलिमेंट है, तो वो सेम एलिमेंट उसने क्यों बोल लिया है? उसने ये देखा होगा कि 1/2 में मैं क्या ऐड करूं कि 7/2 बन जाए। उसने क्या ऐड कर दिया होगा? 5 ऐड कर दिया। यही तो है, यही तो है। किसी को 3 है मान लो, ठीक है, तो उसने क्या किया होगा? 1/2 प्लस a इज इक्वल टू 7/2, और आगे a की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई, 3 बिलोंग टू z। इसका मतलब ये 7/2 1/2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, और जो लिखा जा रहा है तो एलिमेंट अलग अलग नहीं होते, क्या होते हैं? सेम होते हैं। और नहीं लिखा जा रहा तो एलिमेंट अलग अलग होते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये मैंने ऑर्डर निकालने से पहले ही बता दी तुम्हें। क्लियर है? एक्सप्लेन क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इन क्यू बाई जेड? 3 ऑर्डर के इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे? 2 होंगे। एक्सप्लेनेशन में पहले दे चुका। हाउ मेनी एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन व्हाट? ऑर्डर 3, सॉरी 2 वाला तो हो चुका ना। ऑर्डर 3 इन व्हाट? क्यू बाई जेड। बताओ इसका आंसर। बिल्कुल ठीक है, 2। एक्सप्लेनेशन, सबसे पहले एलिमेंट ले लीजिए 1/3 प्लस जेड, इसका ऑर्डर कितना होगा? 3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट आप 2/3 उठाइए, 2/3 प्लस जेड, इसका ऑर्डर भी कितना होगा? 3 होगा। m/n ले लो, m को कुछ भी ले सकते हैं आप, उसका ऑर्डर हमेशा कितना होता है? 3 होता है, n होता है। लेकिन आप यहाँ पे ये देखिए, कोई बच्चा आपसे ये पूछ सकता है, कोई आपसे ये पूछ ले कि क्या 1/3 प्लस जेड है 2/3 प्लस जेड? इंटरव्यू में पूछा है क्वेश्चन, इंटरव्यू पूछते हैं इस क्वेश्चन को। 1/3 प्लस जेड और 2/3 प्लस जेड क्या किसी सेट के, वो तुम्हें सेट थोड़ी देगा, किसी ग्रुप के अलग अलग एलिमेंट है क्या? या क्यू बाई जेड दे दिया तुम्हें, क्यू बाई जेड के क्या अलग अलग एलिमेंट है? ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तुम देखो क्या अलग अलग एलिमेंट है? क्या तुम इसमें कुछ इंटीजर ऐड करके ये ले आओगे क्या? कुछ इसमें इंटीजर ऐड करके ये ले आओगे? नेक्स्ट कोई बच्चा बोलते सर 4/3 प्लस जेड, ये एलिमेंट ले लिया मैंने, और जैसा कि आपने हमें बताया है इसका ऑर्डर भी 3 होगा, इसका ऑर्डर भी तो 3 होगा। कोई बच्चा बोलते सर मैंने ये ले लिया ऑर्डर ऑफ 7/3 प्लस जेड इज इक्वल टू 3, इसका ऑर्डर भी 3 होगा, इसका ऑर्डर भी क्या होगा? 3 होगा, ठीक है। तो एक बात जो अभी तक बस पता नहीं रहती है, या बोर्ड पे दिख भी रही होगी तुम्हें, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, जितना डिनोमिनेटर उतना ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो, देखो यहाँ पे 4 आ गया, न्यूमरेटर बड़ा हो गया ना, बड़ा होते ही समथिंग प्लस आएगा ना, समथिंग प्लस रिमाइंडर आएगा, और जो समथिंग है वो क्या है? इंटीजर। इसको करना 4/3 को, क्या मैं इसको 1 प्लस यहाँ पे क्या लिख दो? 1/3, और ये 1 क्या आ गया? इंटीजर आ गया। नहीं समझ आया? तो कोई बच्चा ये बोल रहा है ना ये एलिमेंट, तो आप उसको ये बोल दो भैया ये एलिमेंट यही है, ये एलिमेंट इन्हीं दोनों में से एक है। आगे को लिखेगा
इन्हीं दोनों में से एक है। यानी आप ओरिजिनलिटी उन्हीं में खोजोगे जिसमें न्यूमरेटर लेस है, किससे, डिनोमिनेटर से। उनमें आपके पास हो सकता है कि कुछ इक्वल्स हो, कुछ लिखे जा रहे हो, कुछ इक्वल, कुछ ना लिखे जा रहे हो, है ना, लेकिन बाकी सारे हमेशा लिखे जाएंगे। या आप ये बोल सकते हो डिनोमिनेटर से बड़ा कोई ले लोगे ना यहाँ पे, तो वो जो प्रीवियस नंबर्स है उन्हीं में लिखा जाएगा। तो बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, इन्हीं दोनों के इक्विवेलेंट होंगे। एंड हेंस, या लीनियर कॉम्बिनेशन वाली बताऊं, समझ गए, ये और ये क्या अलग एलिमेंट है क्या, क्यों, ये और ये और ये और ये हो सकते हैं कि अब तो ये इसके इक्विवेलेंट हो, है ना, ओके। तो लेकिन ओरिजिनल कितने एलिमेंट है जिनका ऑर्डर 3 होगा, 2। तो हेंस देयर आर ओनली 2 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3। समझने वाला समझ गया होगा, ठीक है, समझने वाला समझ गया होगा। लेकिन एक और मैं बता देता हूं जिससे बात बिल्कुल नीट एंड क्लियर हो जाएगी। क्या बोला मैंने, समझने वाला समझ गया होगा क्या पैटर्न चल रहा है, लेकिन मैं अब 3 की जगह 4 और कर देता हूं। हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर, मैं 5 दे दूंगा, फिर 4 दे दिया, चलो ठीक है। 4 ऑर्डर के इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पे, आप देखो क्या करेंगे। अब कोई बच्चा ये सोचता ना कि 3 4 तक चलना हो, वो गड़बड़ कर देगा। यहाँ पे लेगा वो 1/4 प्लस z, ये एलिमेंट लेगा, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना होगा, 4 होगा, नो डाउट, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तब जाके 0 प्लस z आएगा, ठीक है। अब कोई बच्चा ये बोल देगा ना, यहाँ पे आप 2 ले लीजिए, 2/4 प्लस z, और इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, वो गलत है। इसका ऑर्डर कितना होगा, 2। तो ये वाला एलिमेंट है, इसका ऑर्डर 4 नहीं होगा, ठीक है। ये 4 बार ऐड करने से तो 0 प्लस आएगा ही आएगा, लेकिन इसको 2 टाइम्स ऐड कर लो आप, 2/4 प्लस 2/4, 0 प्लस z, इसका ऑर्डर 4 नहीं होगा भैया। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ 3/4 प्लस z करोगे तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑफ कोर्स इसका ऑर्डर 4 हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट, फिर तो करना ही नहीं, 4/4 करेंगे तो वो तो 0 प्लस z हो जाएगा, और उसके बाद करोगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाएगा, तो वो ऊपर जो डिस्कस किए हुए हैं इन्हीं के इक्विवेलेंट आते चले जाएंगे। और कोई बच्चा माइनस में करे तो कर सकते हो, वो भी इन्हीं के इक्विवेलेंट होगा, कर लो उनको साइड में, माइनस वाले भी कर सकते हैं। लेकिन मैं जैसे कि बोला, जैसा काम प्लस के लिए चल रहा है वैसा ही किसके लिए चलेगा, माइनस के लिए चलेगा, ठीक है। तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि 4 तक चलेगा, आप यहाँ पे 4 लिखा है तो यहाँ पे 1 2 3 4 लिख लीजिए, सभी का ऑर्डर 4 होगा, तो ऐसे 4 मिलेंगे। ऐसे गड़बड़ करते हैं, ऐसा गलत है। 2 किया तो 1 एलिमेंट आया, 3 किया तो 2 एलिमेंट आए, 4 किया तो 2 एलिमेंट आए, मैं 5 करूंगा तो 4 एलिमेंट आएंगे, पक्का है ना, 4 आएंगे, 5 करेंगे तो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, ठीक है, 4 एलिमेंट आएंगे। 6 करूंगा तो 2 आएंगे, ठीक है। पैटर्न नजर आ गया तुम्हें समझ में। अब रिजल्ट लिख दीजिए, अगर तुम्हें एक पैटर्न नजर आ गया हो तो लिख दीजिए, और कैसे होंगे वो भी लिखिए साथ के साथ। है ना, तो कैसे लिखोगे उसको, डिफरेंट एलिमेंट्स, क्या वर्ड की यूज किया मैंने यहाँ पे, डिफरेंट यूज किया है, सेम नहीं होने चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n इन q by z। पहले देखो किस टाइप का होगा, कितना ऑर्डर है, और n ऑर्डर का है, तो एलिमेंट किस टाइप का होगा, m/n या m/n प्लस z। और इसमें क्या कंडीशन है, और क्या वर्ड यूज किया हुआ है, डिफरेंट। तो इतना कहने से काम चल जाएगा। ये न्यूमरेटर है, ये इससे बड़ा, इससे बड़ा, उसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, और इक्वल भी हो सकता है क्या, इक्वल हटा दूं, वो क्या बन जाएगा, तो ये लिखेंगे साथ में हम, ठीक है। डिफरेंट वर्ड यूज किया हुआ है तो ये लिखेंगे, वरना m को आप n से बड़ा ले लीजिए, डिफरेंट कहाँ होंगे फिर वो, तो ये लिखेंगे, ठीक है।
वो बराबर ही आ जाएंगे, 1 से बड़ा लिख दो आप, बोला ना माइनस वाले पैरेलल ही चलेंगे, माइनस वाले मत डिस्कस करो, आप ये बात लिख दीजिए, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिखोगे, क्योंकि वर्ड डिफरेंट यूज किया हुआ है, सिर्फ m लेस देन n लिख दिया तो तब भी काम नहीं चलेगा, माइनस वाले एलिमेंट आ जाएंगे उसके अंदर, -1/3 1/3 वो सेम ही तो एलिमेंट है, अलग अलग थोड़े ही हैं, उसके अंदर तो m लेस देन n है, तो इसलिए इस तरफ भी क्या लिखना पड़ेगा, 1 से बड़ा, उससे काम नहीं चलेगा सिर्फ, ठीक है। ओके क्या सर, m/n + z ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अब क्या लिखना है मैंने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n इज, क्या आ जाएगा यहाँ पे, फाई n, ठीक है, फाई n होगा जिसका ऑर्डर हमारे पास इतने फाई n नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे जिनका ऑर्डर कितना होगा, n होगा, ठीक है। क्या एलिमेंट्स के ऑर्डर निकाल सकते हो इसके अंदर, कोई भी एलिमेंट तुम्हें गिवन हो, इतने ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे निकाल सकते हो, फाई n होंगे क्या, हम तो चलो 8 ऑर्डर के इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 2 ऑर्डर के, 3 ऑर्डर के, है ना। अच्छा किस ऑर्डर के होंगे, 2 3 5 6 7 अप टू सो ऑन, इन्फिनिटी के नहीं होंगे। आप कोई बोलेगा सर आप कोई भी मुझे नंबर दीजिए मैं उसका एलिमेंट बताऊंगा, वो कुछ भी नंबर देगा उसको 1/समथिंग करके +n कर दीजिए, एक ही एलिमेंट से यूज कर दो, ठीक है। और वो सारे पूछ ले तो ये रहा, ये लिख दो एक लाइन में कि ये रहे सारे, है ना, क्लियर है। ये लिख दो कि वो सारे, ये किसके, फाई तो है, ये किसकी डेफिनेशन है, फाई की, सिर्फ न्यूमरेटर के देखो तो ये क्या है, m, वो सारे m जो जिनका किसी n के साथ है 1 हो और वो क्या हो 1 लेस देन m लेस देन n, ये कंडीशन किस में लिखते थे हम, फाई ऑफ n आइलर फाई फंक्शन की डेफिनेशन लिखते थे, तो इसलिए यहाँ पे क्या वर्ड यूज है, यहाँ पे आइलर फाई फंक्शन यूज हुआ है, ठीक है। इनको निकालने का एक ही तरीका है जिसको हम क्या बोलते हैं, आइलर फाई फंक्शन, ठीक है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसके सब ग्रुप्स, ठीक है, इसके सब ग्रुप्स डिस्कस करेंगे, ओके।